तो जनाब यूँ आपकी मीज़ान बैंक की कहानी शुरू होती है और हमारे इस इंटरव्यू की कहानी अभी पहला हिस्सा तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरे काफ़ी लोग ऐसे भी लोग हैं जो इंटरव्यू देने के बाद गए हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है तो दोबारा आके फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया है। अच्छा। जी, जी। तो एक सेशन तो हमारा ये है ना, ये 4-5 प्रश्नों का ख़त्म होगा, लेकिन सिलसिला जारी रहेगा। मीज़ान बैंक, क्या सोचा था आपने और क्या पाया उसको? वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ज्वाइन किया था ना मीज़ान बैंक को, तो खुद मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी तरक्की कर लूँगा हुँ, और मीज़ान बैंक इतना आगे बढ़ा जाए। हुँ, हुँ। और जिस तरह से मीज़ान बैंक में अभी मैं 22 साल का सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता नहीं कि 22 साल में रहा यहाँ पे, लगता है कि एक आध हफ्ते ही रहा। हुँ। इतना अच्छे वो साल गुजरे हैं, हालांकि बहुत चैलेंजेस रहे, बहुत काम रहा, नए नए डिपार्टमेंट्स बने, टेक्नोलॉजी के मसाइल थे। टेक्नोलॉजी के मसाइल। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमने सोसाइटी जनरले लिया था, तो सोसाइटी जनरले अपना एक उनका एक अपना लंगड़ा लूला सा सिस्टम था जिस पे वो काम कर रहे थे। अच्छा, वो बैंक जो था ना, वो रिटेल बैंक के तौर पे कभी भी उसने अपने हुँ, आप को नहीं हुँ। मार्केट में लेके आए थे। वो उनकी लोकेशन भी ऐसी होती थी। वो पीएनएससी बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे था एक ब्रांच, एक था मैरियट के होटल के अंदर, एक था लाहौर में, एक था इस्लामाबाद में। तो हमें जो था वो रोड साइड की बैंकिंग करनी थी कि रोड पे जाएं हम, ताकि हम पब्लिक के लिए इस्लामिक बैंकिंग के दरवाजे खोलें। उस ज़माने में इस्लामिक बैंकिंग को लोग समझते नहीं थे। जब भी किसी से अकाउंट खोलने के लिए कहो तो उसके 25 सवाल होते थे जो खड़े होते थे कि जी आप बता दें कि इस्लामिक बैंकिंग कैसे कर रहे हैं हम। हुँ। बड़ा दिलचस्प बात होती थी। कहीं भी शादी में जाते थे, शुरू के अंदर शादियों में की तकरीब में, अच्छा आपने ये इस्लामिक बैंकिंग कैसे करते हैं? हाँ। अब आप बैठे चले, लोग खाने में मसरूफ हैं, आप उनको तकरीर सुना रहे हैं, आप जी इस्लामिक बैंकिंग करते कैसे? और आखिर में हवा निकल जाएगी आपकी। ये तो आप कह रहे हैं ना। बाद में मैंने एक जुमला सीख लिया। मैंने कहने लगे कि आप बताएं इस्लामिक बैंकिंग कैसे है। तो मैं उनसे पूछा था, अच्छा आप बताएं कैसे नहीं है। सही। तो एनीवे, तो वो तो खैर मजाक की बात थी। लेकिन बहुत मिज़ान बैंक को जो आई थिंक नजम साहब ने काफ़ी किरदार प्ले किया जी, अब उसमें। तक जितने भी लोग आए, बिल्कुल। रिज़वान अता साहब आए, आरिफ साहब आए, रिजवान अता आए अपने सबने साथ। ये ज़िक्र किया कि सब नजम साहब ने बड़ा रोल नजम प्ले किया था। साहब का जो रोल था इस सिलसिले के अंदर, वो ये थे, देखें मिज़ान बैंक के ज़माने में इतने हमारे कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, इतने सेमिनार हुआ करते थे, मुख्तलिफ जो ताजिरों की तंजीमें बनी हुई हैं वहाँ पे जाके सेटिंग्स हुआ करती थी। एक्सचेंज में होते थे, प्लस कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग में, लाहौर, एक बड़ा फैसलाबाद, मुश्किल दौर था। मुल्तान। आपको आपको याद होगा ज़माने सारे ट्रेड इंडस्ट्री जो पंजाब में थी, वो लोग कई बार की चोट खा के बैठे हुए थे मुदारबा कंपनी के वगैरह नाम पे। बिल्कुल सही तो बात वो है। उसमें कुछ थोड़ा-सा बड़े शकूक शुबहात एक भी थे। इसमें भी बड़ा ज़बरदस्त एक छोटा सा वाक़या है हाँ। कि तकी साहब, जी, अल्लाह जी। ताला उनको लंबी उम्र अता करे, बहुत ज़बरदस्त उनका सपोर्ट जो रहा है मीज़ान बैंक के साथ अभी भी जारी है, और उनकी वजह से काफ़ी जी, चीज़ों में बिल्कुल। बेहतरी हम लेके आए इस्लामिक हाँ। बैंकिंग के अंदर। एक दफ़ा हमारी कॉर्पोरेट की टीम में हारिस साहब होते थे। जी, 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 बिल्कुल। तो हारिस था, और नजम साहब थे, मैं था, आरिफ साहब, इरफान साहब, और एक आध कोई और साहब थे, और ये कोई हारिस के प्रोडक्ट जो थे वो हुँ। मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से वो देखा करते थे मीज़ान बैंक की चीज़ों को तकी साहब। हाँ, हाँ। हारिस के प्रोडक्ट सुना रहे थे उनको कि जो डेवलप की थी और उसको, तो तकी साहब का थोड़ी देर के अंदर जो है ना वो मूड जो है वो बदलना शुरू हो गया। चेहरे से नज़र आ गया हाँ। कि डाइजेस्ट नहीं कर पा जब रहे हैं। उन्होंने, हारिस साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करी, तो तकी साहब ने कहा कि आप लोगों ने मुझे क्या समझ रखा अरे! सीधा-सीधा। है? हाँ, कि मतलब जो आप बना के लेके आएंगे मैं उसको अप्रूव कर दूंगा। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ एक। तकी साहब ने कहने लगे, एक बादशाह सलामत थे, वो उनको बेपर की हाँकने का बड़ा शौक था। सही। मतलब वो बड़े बड़े दावे कर दिया करते थे कि मैं गया जंगल में और मैंने तीर चलाए तो 40 लोग मर गए, इस तरह के बात। तो लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, इस तरह की बातें आप ना किया करें, लोग जो है ना फिर हुँ, हुँ। जो है वो आपसे मुतनफ़िर हो जाएंगे। तो मैं क्या क्या करूं फिर मैं? तो कहने लगे, आप अपने साथ एक असिस्टेंट रखें। अच्छा। जब भी आप कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया करें ना, हाँ। तो वो असिस्टेंट जो है उसको जस्टिफाई करके बताया करे कि ये इस वजह से ऐसा हुआ है। तो बादशाह सलामत एक दफ़ा बैठे थे अपने दरबारियों के साथ, उन्होंने कहा कि मैं शिकार पे गया, तो मैंने एक हिरन को देखा और मैंने जो उस पर तीर चलाया है, तो उसके टखने पे लगा, और सर से निकल गया। अच्छा। अरे वाह! तो बादशाह सलामत एक दफ़ा बैठे थे अपने दरबारियों के साथ, उन्होंने कहा कि मैं शिकार पे गया, तो मैंने एक हिरन को देखा और मैंने जो उस पे तीर चलाया है, तो उसके टखने पे लगा, और सर से निकल गया।
तो लोग तो खड़े हो गए, कहने लगे ऐसा क्या था, टखने पे लगा और सर से निकल गया और तीर, कैसा तीर था। तो उन्होंने फौरन देखा अपने असिस्टेंट की तरफ कि चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारी ड्यूटी है, हाँ। बताओ, जस्टिफाई करो। तो कहने बादशाह साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, असल में उस वक्त वो हरन टखने से अपने सर खुजा रहा था। तो तो मिसाल अच्छी है। आप मुझसे जो है ना, आप लोग इस तरह की जो है ना वो चीजें ना लेके आए यहाँ हाँ। पे। बस बताने का मकसद ये था कि वो बाकायदा बड़ी गहरी नजर रखते थे। एक एक अशरफ भाई, आपसे बात करना चाहूँगा कि जो शुरू का जो मीज़ान बैंक, कमर्शियल बैंक का जो दौर था, मुझे कभी कभी बाहर बैठ के, जो है पाकिस्तान में था, यहाँ पे भी दोबारा रेगुलर तौर पर नहीं आया था, तो मुझे बड़े विजिबल किस्म के लगता था, जैसे अलग अलग कल्चर पाए जाते हैं। एक एमसीबी का कल्चर था, एक स्टडी जनरल का कल्चर था, एक फैसल बैंक का कल्चर था। बल्कि मैंने कहा दफ़ा मुझे इरफान साहब से मैंने गिला भी किया कि मुझे इसमें मीज़ान बैंक का कल्चर नज़र नहीं आता है, बल्कि पाककोट का कल्चर नज़र नहीं आता है। तो उन्होंने मुझे बात की थी कि अल्टीमेटली ये कि किसी बैंक का कल्चर नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ मीज़ान बैंक का कल्चर होगा। आपकी बात बिल्कुल बजा है। जब देखें कोई भी चीज़ जब शुरू हो रही होती है ना, तो वो मुख्तलिफ तरीकों से वो इवॉल्व होती है, फिर बाद में उसकी एक शक्ल निकल के आती है। खाना भी आप पकाते हैं तो उसमें 25 चीज़ें डालते हैं आप, तो फिर वो एक कौरमा बन के निकल के आता है। लेकिन अशरफ भाई, सिमिलरली मीज़ान बैंक के अंदर भी हुआ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और जिसकी जो ग्रोथ हुई है ना, इतनी तेज तेजी से रफ्तारी हुई है। से ग्रोथ हुई है। हाँ बिल्कुल। मैं आपको सिस्टम की बात बता रहा था, बेसिकली सोसाइटी जनरली का सिस्टम जो था, जी। कि सिस्टम जो था वो लिया गया। अब उस जमाने में फिर ये टेमिनोस आ गया था, बट टेमिनोस वाज वेरी एक्सपेंसिव। इरफान साहब माशाल्लाह से जो उनका हमेशा से ग्रिप रहती थी, वो कहते थे भाई बॉटम लाइन पर नजर रखा करो, जो कमा रहे हैं वो उतना खर्च करो जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उस जमाने में एक लोकल सिस्टम था कोड बेस का, वो हमने खरीदा और मुझे अच्छी तरह याद है, उस पर जो मेमो था उस पर हमने उन्हें लिख के दिया था, मैंने और आईटी ने, कि ये सिस्टम जो है जो हम सजेस्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट को लेने के लिए, ये काफ़ी रहेगा हमारे पास 15 ब्रांचों तक। क्योंकि हमारे जहन में ये था कि हम कितनी ब्रांचें खोलेंगे, 10-12 ब्रांचें खोल लेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और कितनी ब्रांचें। वो जनाब 150 ब्रांचों तक वो सिस्टम चलाया। अरे बाप रे। वो फूल के कुप्पा हो चुका था, फटने वाला था जब हमने जाके वो चेंज किया टर्मिनल। उसमें हमने क्या कुछ नहीं डाल दिया उसके अंदर। ब्रांच बैंकिंग, क्लियरिंग, ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हो गई थी उसके अंदर। अच्छा भाई, लेकिन फ्रेंकली बताइएगा, इतने सारे पैचेज लगाने के बाद आप ये नहीं समझते कि वक्त के साथ साथ उस सिस्टम में मुश्किलात भी आ रही थी प्रैक्टिकल, तो सारे पैचेज लगते चले गए ना सारे। एग्जैक्टली, दिस इज द रीजन वी हैव चेंज ना। हाँ। फिर हमने 2007 के अंदर वी हैव परचेज्ड टेमिनोस। जी। उससे पहले बड़ी स्टडी हुई थी कि जी कौन से सिस्टम लिए जाएं, सारे चक्कर लगे, मतलब हम लोग लेबनान गए, कुवैत गए, हमारी टीम भी थी और बैंक इस्लामी की टीम भी थी हमारे साथ। हम लोग इकट्ठे गए सब देखने के लिए। फिर बाद में उन्होंने आई मॉल लिया और हमने T24 लिया था। तो वो भी एक बड़ा दिलचस्प कहानी थी। और नो डाउट T24 ने शुरू में बहुत तंग किया। वो एक बड़ा हाथी जो होता है ना, जब हिलता है तो सब चीज़ें हिला देता है। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो और चैलेंजेस जब वो आए, अपग्रेड होता है तब भी बड़े प्रॉब्लम करता है। अपग्रेड आता था, जब भी इसमें कोई चेंजेस आती थी, असल में उसकी जो सपोर्ट है ना वो हमें मिलती थी चुनाव से, इंडिया से। वहां से जो है वो सपोर्ट के इश्यूज जो थे वो रहते थे। पाकिस्तान वो लोग आ नहीं सकते थे, हम यहाँ से जा नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी हमारी टीम एक आध दफ़ा गई थी चेन्नई। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम चैलेंजेस के बावजूद ना ब्रांचों की ओपनिंग रुकी कभी, ना ट्रांजेक्शन्स कभी रुकी हैं, और बल्कि इसमें इजाफे होते चले गए। अच्छा भाई, मेरा सवाल ये है कि क्या आपके ख्याल में अल्लाह ताला की ब्लेसिंग नहीं थी कि एक ऐसा नया बैंक जिसके पास अपना कोई प्रॉपर ट्रेंड की बेसिस पे कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर या सब चीज़ें नहीं थी है, वक्त के साथ आप कह रहे हैं इवॉल्व हो रही थी, 15 ब्रांच का सिस्टम जो 150 ब्रांच से पहुँचा दिया गया, और ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई बड़ा ऐसा मेजर नहीं आया जो कि बैंकों में आया तो पूरे बैंक बैठ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह है। तो फिर भी वो चीज़ें चलती रहीं। उसकी वजह आई थिंक डेडिकेशन, इन लोगों की, मतलब जो टीम थी मीज़ान बैंक की। देखिए मीज़ान बैंक की सक्सेस के कई फैक्टर्स हैं सर। एक तो सक्सेस फैक्टर ये था नेक नियति, कि कोई भी था, मतलब वो हर शख्स की कोशिश ये थी कि पूरी टीम की, जो भी बैठे हुए थे, सीनियर्स बैठे हुए थे, सीनियर्स के साथ जो जूनियर बैठे हुए थे। और मैं आपको बताऊं, अगर ऊपर से चीज़ें सही रहती हैं ना भाई, कोई शक नहीं है, तो मजाल नहीं है नीचे ऊपर वाला 2 अंडे खाएगा तो नीचे वाले पूरा मुर्गी। आज आपने
पैसे खाने शुरू कर दें तो कल आपका बाहर का चौकीदार जो होगा ना वही पैसे खाएगा। तो तो ये ये सारे चीजें जो है ना, मतलब इंटीग्रिटी और नेकनियती और मेहनत, इन चीजों का कोई तोड़ नहीं है मेरे ख्याल में। मेरे नज़दीक जो मैं समझता हूँ कि इंसान आगे जो जाता है ना, तालीम नो डाउट बहुत ज़रूरी है, आपको एक जगह पे लेके जाती है तालीम, लेकिन आपकी ज़िंदगी का बकिया सफ़र आपके एटीट्यूड से तय होता एटीट्यूड एटीट्यूड। है। आपका एटीट्यूड क्या है, आप लोगों से कैसे मिल रहे हैं, जी। आप काम से कैसे जा रहे हैं। मेरा जो दूसरा चैनल है इत्तेफाक है, वो है इसी बात के ऊपर, एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। ये 3 चीज़ें अगर होंगी तो आदमी आगे बिल्कुल, बढ़ेगा। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ। देखिए दुनिया जितना में, मर्जी अच्छा प्रोफेशनल हो, अगर एटीट्यूड का मसला है तो नाकाम है वो। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में ना 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं बहुत ज़हीन लोग, हम्म। लेकिन अगर वो मेहनती नहीं है ना, वो कामयाब नहीं। सही। एक होते हैं बहुत मेहनती लोग, हम्म। वो अपनी मेहनत और नेक नियति से उस जहानत की पोजीशन को ओवरकम कर जाते हैं। सही। और जो ज़हीन भी हो और मेहनती भी हो, वो फिर टॉप पे पहुंचते अल्लाह की रहमत से। हैं। आप मतलब देख लें, आपने बॉसेस को देख लें, आरिफ साहब को देख लें, इरफान साहब को देख लें, जहानत भी थी, मेहनत भी करी, तो हम्म। क्या अल्लाह ताला ने उसको नतीजे दिए। इरफान साहब का मसला है, एक तो जो वाहिद मुझे जो कभी इशू नजर था, वो ये था कि वो डूअर थे। हालांकि ये पॉलिसी मेकर को डूअर नहीं होना चाहिए। वो जब देखते हैं अरशद ये काम नहीं कर रहा है तो वो खुद ही लेके बैठ वो के करना आपकी शुरू। बात बजा है, वो असल में तबीयत का हिस्सा बन जाता है कुछ अरसे के बाद। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, हाँ। मैं 22 बरस मिजान बैंक में सीनियर तरीन पोजीशंस के अंदर, मतलब रिटायर भी हुआ तो मैं सीनियर तरीन पोजीशन पे रिटायर हुआ हूँ। और मैं ग्रुप हेड ऑपरेशंस रहा कोई 17-18 साल, फिर बाद में मैं कंज्यूमर का हेड बन गया। लेकिन इस पूरे पीरियड के अंदर कभी भी तस्लीम भाई ये मौका नहीं आया कि मुझे ये गुमान हुआ हो कि ये गलत काम हो रहा है। नेवर एवर। न ये कभी आरिफ साहब इत्मीनान। ने कहा, न कभी इरफान साहब ने कहा। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक दफा इरफान साहब ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि अरशद ये अकाउंट खोलना है। वैसे मुझसे इस तरह की बातें नहीं करते थे वो, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट अगर उनके पास कोई चीज आ जाती थी तो वो फिर कहने अरशद ये अकाउंट खोल देना इनका। मैंने कहा ठीक है, खुल जाएगा अकाउंट। मैं फिर गया अपने कमरे में, मैंने जाके चेक वेक किया इसको, तो मैं नीचे आया इरफान साहब को, मैंने कहा इरफान साहब ये अकाउंट तो मैं नहीं खोल सकता। अच्छा। कहने लगे चेयरमैन ने कहा। हम्म। मैंने किसी ने भी कहा ये अकाउंट मिजान बैंक में तो नहीं खुल। अब आप सोचिए कि मैं आई वॉज ओनली हेड ऑफ ऑपरेशंस, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक, और मैं उनको कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं खोल रहा इस अकाउंट। जो कि चेयरमैन का रिकमेंड किया हाँ, था। जो कि चेयरमैन के रिकमेंडेशन पे था। मैंने उनको रीजन बताया एंड ही एडमिटेड एंड ही रिफ्यूज टू हिम। अच्छा, दिल पे नहीं लिया उन्होंने। नहीं, आप मतलब आप देखें ना, ये क्या चीज होती है, ये वो कॉन्फिडेंस था जो उन्होंने ही हमको दिया। बॉस, इससे मुझे एक बहुत बड़ा टेक अवे दिखता है उन लोगों के लिए जो कि सीनियर पोजीशन में, जो हायर पोजीशन पे हैं, कि अगर नीचे वाला कभी कोई बात समझाए आपको तो उसकी नीयत पे जाएं, उसके पुराने एटीट्यूड पे जाएं, जिद में ना आ जाएं। हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने मुंह हाँ से मतलब आना का निकाला। मसला आ गया तो मुझे प्रेसिडेंट साहब मुझसे कहते थे तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं प्रेसिडेंट तो मुझसे कह रहा है खोलने के लिए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की, तो निकलो यहाँ से, यू नो लाइक दिस। बट ही ये टू वे। हाँ एग्जैक्टली। और इससे मेरा ख्याल है कि ये बॉसेस का ट्रस्ट भी डेवलप होता है कि ये आदमी डैम ऑनेस्ट है, अगर ये मुझे रिफ्यूज कर देगा तो किसी को भी रिफ्यूज कर देगा। एग्जैक्टली मैंने कहा नहीं ये अकाउंट मैं तो नहीं खोल सकता, और उन्होंने माना इस बात को, और मान के उन्होंने उन साहब को मना भी किया कि नहीं जी मैं, तो बताने का मकसद ये था कि ये कल्चर था बैंक के अंदर कि भाई आपने अगर कोई ऐसी चीज हो रही कहे तो आप बताएं। जी, और जो लोग आप बॉसेस हैं बैंक के, जो उनको कि बताऊंगा। बैंक के लिए खतरा हो सकती है चीज, या बैंक के लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो अकाउंट। आपकी याद से जो हमारे वो लोग जो कि बैंक में सीनियर पोजीशन पे हैं या बहुत सीनियर पोजीशन पे चला जाएंगे, वो इस चीज़ को नोट कर लें कि अगर कोई आदमी असूल की खातिर आपको ना कर दे तो वो आप पे एहसान कर रहा है, उससे कोई इंतकाम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं नहीं क्यों? बिल्कुल इसलिए सही कि बात। अगर वो गलत काम आपके कहने पे करेगा, किसी भी कहने पे कर देगा, और वो बैंक को भी लेके डूब जाएगा और आपको भी लेके डूब जाएगा। बिल्कुल सही बात। जी। अच्छा कई दफा ऐसा हुआ, मतलब ये गलतियां, अब आप जॉब कर रहे होते हैं, हमने मिजान बैंक में बहुत फ्रॉड्स भी हुए, लड़कों ने बहुत चोरियां करी हैं, पैरेलल बैंकिंग के बहुत केस हुए, बट उन सबको
निपटा गया उनसे। और कई वैसे दफ़ा अरशद भाई गलती। आपने खुद ही बात छेड़ी है, तो मैं एक वन लाइनर आपसे ज़रूर पूछूंगा। आपके ख्याल में, जो मेरे इल्म में है, चूंकि मैं भी उसमें था, इन्वॉल्व था, तो ज़ाहिर इंसान इंसान होता है, आप हर जगह से लेके आते हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि हर आदमी बड़े पारसा होंगे और जो बैंक में लेके आते हैं। फ्रॉड तो हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। आपके ख्याल में फ्रॉड को डिटेक्ट करने में विसिल ब्लोअर का ज़्यादा किरदार रहा है या ऑडिट का, देखें, ऑडिट का तो आइडेंटिफाई करने टू में? बी वेरी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा रोल रहा नहीं। और वजह उसकी ये कि देखिए, ऑडिट जो जाता है ना, वो एक सैंपल ऑडिट करता है। वो सही है। वो कभी, लेकिन विसिल ब्लोइंग और बाहर से शिकायत, हमारे यहाँ जो फ्रॉड्स हुए हैं मीज़ान बैंक के अंदर या जो कुछ बाकी बैंकों में मैंने फ्रॉड जी देखे हैं, सुना है दोस्तों से, कुलीग से, और जो इंडस्ट्री के अंदर जब आप रहते हैं तो पता चल जाती है। मेजर रीज़न होता है आंख बंद करना। आपकी आंख बंद हुई, देखें, वो लफ्ज़ है ना, अक्सर बेशतर हम सुनते हैं, जागते रहना। हाँ, 3.5। हाँ, जागते रहना वाली जो मिसाल है ना, ये बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। आपने ये बावर कराना है कि वो जाग रहा है। जी बिल्कुल। अगर वो सोया हुआ पाया गया तो मैंने तो काम दिखा देना अपना। जी, मैं इसलिए रीजन, मैं हम जी लोग जब भी हायरिंग करते, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जब जी भी हम जी हायरिंग करते थे ना, ब्रांच मैनेजर्स के लिए लेते थे, या जब भी हम डिस्कस करते थे अपने सीनियर मैनेजमेंट्स के अंदर आपस के अंदर, ऐसी तमाम ब्रांचेस जिसके ब्रांच मैनेजर स्मार्ट है और काम वाला है, उसकी उसका गार्ड भी तमीज का खड़ा होता है, सही बात है, उसके बिल्कुल डिपॉजिट टारगेट भी पूरे होंगे, बिल्कुल। उसकी कंप्लायंस भी सही होगी, उसकी सर्विस क्वालिटी भी बेहतर होगी, उसकी हर चीज सही होगी। लेकिन अगर बिजान बैंक, अगर ब्रांच मैनेजर ढीला है या कॉम्पिटेंसी नहीं है उसके अंदर, या उसका फोकस सिर्फ फंड रेजिंग पे और किसी चीज हाँ, पे नहीं है। तो वो कंट्रोल मेंटेन नहीं कर सकते। देखिए, कंट्रोल मेंटेन करने के लिए ना आपको, पुराने कहावत है ना सर, खिलाओ शेर का निवाला, वो क्या, सोने का निवाला और रखो शेर की निगाह। क्या मतलब है शेर की निगाह? मतलब शेर की निगाह से क्या होगा यार, लगाते ना शेर की निगाह। शेर की निगाह मतलब ये होता है कि जी आप अपनी रखें, एक आप, एक डेटरेंस होनी चाहिए, एक अ- पता होना चाहिए कि जी क्या चीज़ जी है, यहाँ पे मुझे चेक हो सकता है। अक्षय साहब, मैं आपकी मौजूदगी फायदा उठाते हुए, ना आप हैं ना मैं हूँ बैंक के अंदर, ठीक है ना, ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं मानता हूँ कि इंटरनल ऑडिट का स्कोप बड़ा लिमिटेड सा होता है, लेकिन उनके अंदर वो एक छठी हिस्स होनी चाहिए जो बैंकर की होती है, कि बजाय से कि वो ये देखें कि कितनी मोहर इस पे लगी है, कितनी नहीं लगी, सारा टाइम इस पे आया करें, थोड़ा सा अपने कान आँख खुली रखा करें, और लोगों के जो एक अंदाज है बिलखुसूस लिविंग का, उससे अंदर कुछ होना, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली आप ऑडिट भेज दें, कंप्लायंस भेज दें, शरिया ऑडिट भेज दें, लेकिन फ्रॉड की तलब, जो हमने सही कहा, ये तो कस्टमर देता है या हमें। बाहर से मिलती है, बाहर से जी मिलेगी जी, या आपको इस विसिल चीज को ब्लोअर। बदलने की जरूरत है। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, क्या नाम के तस्नीम भाई, कई फैक्टर्स होते हैं जो कि चेक करने के होते हैं ब्रांच के अंदर। आप, एक तो है वे ऑफ लिविंग। अगर मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये है और मैं 2 लाख रुपए की घड़ी बांधे फिर रहा हूँ ना, वन शुड आस्क। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है ना, सबकी पहचान यही मैं है। कल तक मोटरसाइकिल पे आता था, आज मैं गाड़ी पे आ रहा हूँ, वन शुड आस्क। जी जी जी। ठीक है ना, या मैं ब्रांच के अंदर लोगों को पैसे उधार दे रहा हूँ, क्योंकि वन शुड आस्क। मेरे इल्म के हद तक फ्रॉड करने वालों की दो तीन बड़ी पहचान होती है। हाँ बिल्कुल। पहली, वर्क अल्कोहलिक होते हैं। दूसरी, ब्रांच के चीते होते हैं। तीसरी, बहुत ही ज्यादा मकबूल होते हाँ हैं। देखिए, और बहुत ज्यादा पार्टी और ये हाँ, और सब करते हैं ये। फ्रॉड करने के लिए स्मार्ट होना जरूरी है। अब हाँ, बेवकूफ ज्यादातर आदमी तो फ्रॉड फ्रॉड नहीं करता ना। नहीं कर सकता। वो तो मतलब उसको तो पहले आप देखता है कि कहाँ पे जो है वो ऐसे लोगों लूप पे होल है। ब्रांचेस को नजर रखनी चाहिए। एग्जैक्टली ये जो, देखें स्ट्रक्चर, मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि देखें, ब्रांच खुली है, उसका ब्रांच मैनेजर रखा गया है, उस पर एरिया मैनेजर है, उस पर रीजनल मैनेजर है, उस पर डिविजनल हेड है। ये क्यों चीजें बनाई गई? ये सब चीजें इसलिए बनाई जाती हैं कि ये हेड ऑफिस की आईज एंड ईयर्स होते हैं। जी जी जी। और हर ठीक है, आदमी का अपना हाँ, डिफाइंड रोल अब है। अगर एरिया मैनेजर के अंडर में अगर 10 ब्रांचें आती हैं, तो ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू विजिट दीज ब्रांचेस पीरियोडिकली, जी एंड ही शुड नो कि उसके मैनेजर्स की क्या कैपेसिटी है, उसका मैनेजर डिपॉजिट लेके आ रहा है तो कैसे लेके आ रहा है, उसके ब्रांच में ये लड़के 10-10 बजे तक बैठ रहे हैं तो क्यों बैठ रहे हैं, जी। उसके ब्रांचेस के अंदर लेट ऑथराइजेशन हो रही है तो क्यों हो रही है। तो मैं मीज़ान बैंक की ये बात नहीं कर रहा, जनरल बात ये करूँगा। जनरल बैंक की बात हो रही जनरल है। बैंक की बात हो रही है कि मैं देखता हूँ कि
ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि बैंकों का सारा फोकस डिपॉजिट पे होता है, और जो आदमी ज़्यादा डिपॉजिट लेके आता है उसको फिर चांस मिलता है ब्रांच मैनेजर बनने का, एरिया मैनेजर बनने का। उसकी मेंटेलिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है? अब वो खुद ही सब कुछ करता रहता है भाई किस तरीके से डिपॉजिट उड़ाना है। इसीलिए तो बैंकिंग के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो ये होते हैं कि जो ऑपरेशंस होता है वो बिजनेस के अंडर नहीं होता। जी जी बिल्कुल। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि एक चेक एंड बैलेंस रखा जाए। अगर एक ब्रांच मैनेजर एक अकाउंट गलत खोल रहा है अच्छा तो भाई, लेकिन ऑपरेशन जब मैनेज आप किसी रीजनल मैनेजर को हम्म कोई एग्जाम्पशन की पावर दे देंगे, और रीजनल मैनेजर की मेंटेलिटी वही है कि मैंने डिपॉजिट कैसे ला के देना अपने रीजन के अंदर ही है, तो बहुत सारी चीज़ों पे वो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं मैंने आपसे मेरे अर्ज में किया ये ना है। कि रीजनल मैनेजर को सिर्फ डिपॉजिट बेस पे, तो रीजनल मैनेजर अगर बनाया है जी जी। तो फिर तो चलिए हम इसे इत्तेफाक के लिए बनाना नहीं चाहिए। नहीं बना, ठीक है। खाली इस बेस पे। जी यस, जी। उसके अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर ये भी हो कि फ्रैंकली वो स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि आपने जो बात की है ना ब्रांच मैनेजर की, तो मैं ये समझता हूँ, और जो मैं कई दफ़ा मेरा मिजान बैंक की ब्रांच में जाने का इत्तेफाक भी हुआ, और मैं इनसे कहता हूँ कि देखें, हेड ऑफिस वाले यहाँ पे नहीं आएंगे, आप जो मैनेजर यहाँ पे बैठे हो, बिल्कुल सही बात। यू आर दी हेड ऑफ लीगल, यू आर दी हेड ऑफ शरिया कंप्लायंट, यू आर दी हेड ऑफ कंप्लायंस, यू आर, आप हर चीज़ के हेड हो, तो आप डिफरेंट ना करो अपने लोगों को, बल्कि। भाई अब आपकी बात बिल्कुल बजा है। ये तो अब जाके इतनी मेच्योरिटी आ गई है ना तस्लीम जी भाई, लेकिन जो शुरू का पीरियड था, शुरू के पीरियड में जब इस्लामिक बैंकिंग करते थे, मुराबा कर रहे हैं, इजारा कर रहे हैं, डिविजन मुशारका कर रहे हैं, स्पेशली मुराबा के अंदर बेतहाशा केसेस होते हैं जहाँ पे डिक्लेरेशन, रॉन्ग डिक्लेरेशन जी जी जी, ब्रांचेस देती फैसलाबाद वाले थी, जो केस वाले फैसलाबाद थे, के अंदर, लाहौर में, कराची में भी, जहाँ जहाँ जिसको मौका मिलता था ना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। टारगेट्स पूरी करने के लिए बस। एग्जैक्टली, टारगेट पूरे करने के लिए या प्लस अपने कस्टमर को फेवर देने के लिए खुद बना के, तो ये सब काम हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम सबको समझ आती चली गई कि यार ये इस तरह की चीज़ें करके हम सिर्फ अपनी रोज़ी ख़राब नहीं कर रहे हैं, बल्कि बैंक का नाम भी ख़राब जी। करते हैं। देखिए तो अरशद भाई, बात तो मुझे मालूम है कि आपकी बड़ी इनायत थी कि आपने टाइट शेड्यूल में भी तशरीफ़ ले आए और आपको जाना है, मैं समझता हूँ। तो हम एक सेशन तो बाद में लाज़मी करेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा। आप वो शायद ग्रुप हेड थे जो जिस दिन रिटायरमेंट डेट थी खामोशी से रिटायर होकर घर चले गए। आपने कोई कोशिश नहीं की अपनी एक्सटेंशन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मैं सही कह रहा हूँ? ये आप सवाल आपने नहीं, कई लोगों ने पूछा मुझसे कि तुमने जी। कंटिन्यू क्यों नहीं किया मीज़ान बैंक के हाँ। अंदर। तो उसकी वजह ये थी कि मैंने मैं कुछ मोनोटोनस का शिकार हो गया वक्त के साथ साथ था। सवाल कर हाँ, लीजिए। कि 22 बरस द लॉन्गेस्ट पीरियड मैंने सर्व किया। इससे पहले जो सेकंड लॉन्गेस्ट पीरियड था वो डॉशे बैंक था, 10 साल का। तो और फिर हुआ ये था कि जैसे जैसे मेरे रिटायरमेंट के दिन करीब आते चले जा रहे थे, मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच भी करना शुरू कर दिया था। तो अ, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था 2 जगह कंफर्म, एक बैंक इस्लामी के अंदर और एक समिट बैंक जो अब मकरमा बैंक बन गया। उन्होंने मुझे कहा था कि जी आप आके यहाँ पे ऑपरेशंस देखें। मैंने सोच के मैंने बहुत 22 साल यहाँ गुजार लिए हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मतलब फाइनेंशियली काम करने के लिए कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। आपने अल्लाह का बड़ी अच्छी बहुत बात मेहरबानी आपने रही। बड़ी अच्छी बात की है, इसमें कोई शक नहीं कि जो काम करने वाला आदमी होता है, एक वक्त तो आता है कि यार अब एनफ इज एनफ, अब हाँ, मुझे कुछ और करना है, कुछ और एग्जैक्टली सीखना है ये। मुझे चैलेंजेस मेरे लिए नहीं रहे थे वहाँ पे, कोई मजीद मुझे कुछ करने के लिए मतलब हाँ, टीम बन नजर गई नहीं आ रहा था। थी। हाँ। एग्जैक्टली सब टीम में बन गई थी, काम चल रहा था, सब कंज्यूमर फाइनेंस वाज फ्लरिशिंग, बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर्स चल रहे थे हमारे। और जो आई एम थैंकफुल टू आमिर साहब के ही हैज़ गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी कि उसने कहा कि जी आप बैंक इस्लामी ज्वाइन करें। फिर मैंने आमिर से ही बात करके फिर मैं उनके मशवरे से फिर मैं वहाँ मैं चला उस गया वक्त था। बैंक इस्लामी की बोर्ड पे था, मुझे मालूम है हाँ सारा किस्सा। हाँ, फिर मैं वहाँ चला गया था, क्या नाम के, समिट बैंक में। वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे लिए जगह थी कि जी एक बैंक को कन्वर्ट करना है पूरा इस्लामिक में, और उनके सिस्टम भी चेंज करने थे। तो कि मेरा पीरियड इतना बड़ा नहीं रहा, मैं 2 साल रहा वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री को ही खुदा हाफिज कह के मैंने कहा कि आजकल बेटा आप क्या बहुत कर रहे हैं? हुआ ये था कि मिजान से भी रिटायर हुआ 2022 में। फिर मैंने 2 साल के लिए मैं समिट बैंक गया। हाँ। वहाँ से मैंने मेरी जो कॉन्टेक्ट था मेरा मिच्योर हुआ आफ्टर 2 इयर्स। देन आई मूव टू कनाडा, मेरा बेटा वहाँ पे, तो मैं रहा 2 ढाई महीने वहाँ पे। फिर वापस आने के बाद, बल्कि वापस आने से पहले ही, मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं, उनका एक बिजनेस है यहाँ कराची के अंदर, अमेरिकॉम के नाम से।
तो वो मुझसे कहते रहते थे कि आप ज्वाइन करें मुझे, मेरे साथ हम्म। आ जाएं और हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, और मैं अकेला नहीं देख पाता सब चीज़ों को। तो बेसिकली फिर मैंने उनको ज्वाइन किया। आई एम वर्किंग देयर एज अ डिप्टी सीईओ, और वेरी नाइस मैन और जेंटलमैन। बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग वो प्रोडक्ट या हाँ, बैंकिंग अब क्या? उसमें जो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो ये कि हम इंपोर्ट करते हैं तमाम वो सामान जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, अच्छा ठीक है, समझ लाइक गया। डिजिटल लॉकर्स, रोबोटिक लॉकर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, हम्म। वैलिडेटर्स। ये तमाम वो चीज़ें जो कि ब्रांचों में इस वक्त हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेड स्टफ है वो तकरीबन 7,000 ब्रांचेज में चल रहा है माशाल्लाह। पाकिस्तान की। एग्जैक्टली। और दूसरा सेगमेंट हमारा है जिसमें हम जनरल सप्लाईज जो हैं वो बैंकों की ब्रांचों को देते हैं मंथली बेसिस पे। वो हमारा तकरीबन ओवर 1,000 ब्रांचेस पे वो चल रहा है अभी हम्म। माशाल्लाह। तीसरा हमारा एक सेगमेंट है कॉल सेंटर का, जिसमें हम कॉल सेंटर की फैसिलिटी देते हैं दूसरे बड़ी कस्टमर्स को। भरपूर और डायनेमिक आप लाइफ गुजार रहे हैं रिटायरमेंट के बाद भी। और चौथा जो हमारा सेगमेंट हमने शुरू किया अभी वो है एक्सपोर्ट्स का। अब हमने कनाडा में चावल एक्सपोर्ट किए हैं, अब हम मजीद कुछ और चीज़ एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। डाइवर्सिफाई। एग्जैक्टली। तो अब ये है कि बस घर है, पोते पोतियां हैं, गोल्फ है और ये जॉब है। माशाल्लाह। जब अगली मुलाकात में इंशाल्लाह बहुत सी बातें होंगी। मीज़ान के जो यंग साथी हैं उनको आप कोई पैगाम देना चाहें, कामयाबी का राज कोई नुस्खा उनसे शेयर करना चाहें, ताकि वो भी इतनी मेहनत से इतना आगे पहुंच सकें। हर आदमी की ख्वाहिश होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप चूंकि एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं, मैं चाहूँगा कि आपके मुंह से लोग सुने कि इस मुकाम तक कैसे पहुंचते हैं। देखें, मेरा तो बहुत सिंपल सा उसूल ये रहा है, और मेरे अपनी ज़िंदगी के अंदर भी मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी रहा है और मैंने देखा भी है कि सिर्फ कोई बहुत ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ते आपको तरक्की करने के लिए। आपने एक दो चीज़ों को संभाल के रखना है। नंबर वो वन, कौन सी हैं? अपने वालिदैन का ख्याल। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। आपने उनकी दुआएं। ये याद रखिए कि जो शख्स अपने वालिदैन का ख्याल करता है, अपनी क्या माँ बात किया का, आपने। अपने बाप का, अपने बहन भाइयों का, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो नाकाम हो। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, मीज़ान बेग और इरफान साहब हैं, बिल्कुल, कि वो भी जितना हैं। उन्होंने अपने वालिदैन का ख्याल रखा, अपनी माँ का ख्याल और रखा। आपने मेहनत करनी है नेक नियति के साथ। अगर आप ज़हीन नहीं हैं, मैं भी ज़हीन नहीं था, अभी भी नहीं हूँ ज़हीन में, लेकिन मेहनत करें। मेहनत से आप जहानत को ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेहनत करें और नेक नियति के साथ मेहनत करें, और ये छोड़ दें कि आपको आज ये मिलना था और नहीं मिला तो दिल बर्दाश्त ना हो। अल्लाह ताला आपको कहीं और से उससे बेहतर दिलाएगा और वो करेगा। लेकिन पहली शर्त आपकी आपने करनी है। देखें, मैं जब मिसाल दी थी दफ़ा आपको शायद शुरू में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की बेहतरीन तरीन मखलूक अल्लाह ताला ने जो बना के भेजी, रसूलुल्लाह को भेजा, लेकिन उसके लिए भी जो अल्लाह ताला के उसूल थे ना वो चेंज नहीं हुए उनके लिए भी। हम्म। ग़ज़वे बदर की मिसाल आप लें, 313 नंगे पाँव, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में छुरी, किसी के हाथ में तलवार, कोई घोड़े पे है, कोई पैदल है, जो जिस हालत में जो मयस्सर था वो बिल्कुल। लेके पहले खड़ा कर दिया ले जाके मैदान में। टीम वर्क। नहीं, फिर अल्लाह से दुआ करी सही बात है। कि अल्लाह मियाँ जो कुछ था मैं ले आया, बहुत उम्दा, अब आप बहुत अपनी मदद आप रखिए शामिल। क्योंकि वो रसूलुल्लाह थे, वो मस्जिद नबी में बैठ के दुआएं कर सकते थे, नाते पढ़ सकते थे, हम्द लेकिन पढ़ पहले सकते थे। टीम को तैयार किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि पहले जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, और फिर क्या अल्लाह ताला बात ने मदद भेजी अपनी। कि दुआ तो मांगने से पहले जो अपने बस में वो तो बस में करें। और पहली एग्जैक्टली। बात तो ये कि दयानतदारी के लिए कोई आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बहुत और आप उम्दा। वो है ना कि एक हदीस है कि पहले अपना ऊँट बांधो, उसके बाद फिर अल्लाह को। तवक्कुल। पहले आप अपने आप को तैयार करें, अपनी जो आप कर सकते हैं बेहतर, जो अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, जो अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है, जो भी कुछ है आप उसको लेके, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ मकदार की हैसियत नहीं है, हम्म। नीयत की हैसियत। आपने अगर एक खजूर भी, वो था ना कौन सा गजवा तबूक के लिए जा हम्म। रहे थे, सब मुसलमानों से कहा सामान लेके आओ, एक बिल्कुल फैला दिया था एक जो है। एक साहबी आए, उन्होंने एक खजूर रख दी ऊपर लाके कि मैं तो सारा दिन मेहनत करके, तो अल्लाह रसूल ने कहा कि इसकी जो कीमत है वो अल्लाह ही जानता है। कि सही। ये जो है ना वो मकदार नहीं चलती। आपने अपने आप को सबसे बेहतर ये है कि देखें आपके अंदर भी एक मुफ्ती बैठा हुआ है, वो आपको बता देगा कि जी आप ये काम हाँ गलत हाँ कर रहे हाँ हैं, हाँ हाँ। तो वो आप ना करें उस चीज़ वो हजरत अली से किसी ने पूछा ना कि भाई बात ये पता है कि हराम है और बात ये पता है कि हलाल है। बात के बारे में शुबा होता है हलाल है कि हराम है तो क्या हुक्म है, तो अपने दिल से पूछो कि तुम्हें शुबा क्यों को। पैदा बिल्कुल हुआ। सही बात। जवाब खुद मिल जाएगा आपको ये। तो पैगाम यही है मेरे भाइयों
और मेरी छोटी बहनों के मेहनत करें, अपने वालिदैन का ख्याल करें और अपने बहन भाइयों का, अजीज रिश्तेदारों का हुकूक और मेहनत, नेक नियति के साथ इंशाल्लाह तरक्की और कहीं नहीं जाती। घबराएं नहीं कि आपने हाँ, कोई बहुत ज़्यादा आला क्वालिफिकेशन हासिल नहीं नहीं की नहीं थी है। माँ की दुआएं बड़ा काम करती हैं, इसलिए माँ की खिदमत बड़ी ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो मतलब मेरी जिंदगी में तो भाई इन लोगों ने काम किया। नहीं, मैंने जितने लोगों को कामयाब देखा उसमें ज़्यादातर यही देखा मैं कि भाई वो दयानतदारी से काम किया उन्होंने और बहुत मेहनत से काम किया और जो आपने कहा कि टीम को तैयार किया। बिल्कुल। तो आज भी आप देखें माशाल्लाह जो मीज़ान बैंक में ऑपरेशंस की टीम बढ़ के बैठे हुए हैं, हाँ, वो सभी लड़के बैठे हैं। वही। आप ज़िया साहब देख रहे हैं आजकल ऑपरेशंस जी, को जी, और जी। उन सब चीज़ों को, तो माशाल्लाह से ज़िया से मेरी बातचीत होती थी, कहती है वही लड़के हैं, सारे काम कर रहे हैं। हाँ, तो सही है, जब तक इंशाल्लाह ताला मेहनत से काम करेंगे और सब लड़कों ने तरक्की करी है, सब अच्छी-अच्छी पोज़ीशन पे चले जाएँगे। जी माशाल्लाह। तो अल्लाह की मेहरबानी है, मतलब मीज़ान के साथ खाली मीज़ान ही ऊपर नहीं गया, मीज़ान के साथ कई हाँ, खानदान ऊपर हाँ, गए हैं, हज़ारों हज़ार, बहुत खानदान। हज़ारों हज़ार बिल्कुल। आई एम वन ऑफ द बेनिफिशियरी एंड एग्ज़ाम्पल्स। आई एम बिल्कुल, आल्सो वन ऑफ द बिल्कुल, बिल्कुल। बेनिफिशियरी। तो इसके साथ ही मेरा ख़्याल है आज की मुझे मालूम है आपके बार-बार फ़ोन आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हाँ, नहीं, इसीलिए। थैंक यू। तो दोबारा इंशाल्लाह फिर कभी बैठेंगे। इंशाल्लाह ताला। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि थैंक आप तशरीफ़ यू लाए। आपका जनाब।